बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम इस चैप्टर को शुरू करके इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या है और बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, ये हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है? बायोटेक्नोलॉजी बायो की एक ब्रांच को कहा जाता है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सर्विसेज हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? डीएनए को काट देना या लगा देना, कहीं से भी कट करके किसी भी डीएनए में पेस्ट कर देना, डीएनए के एक पार्ट की जगह पे दूसरे पार्ट को रिप्लेस कर देना, डिफेक्टिव जीन की जगह पर सही जीन को लगा देना। इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन, डिलीशन, रिपेयर या रिमूवल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको हम नाम देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में हमने डिस्कस किया कि इंसान ने जैसे जैसे उसके इल्म में इजाफा होता गया उसको ये मालूम हो गया कि डीएनए में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती हैं, विरासती मालूमात होती हैं और वो अगली नस्लों को मुंतकिल होती हैं। उसके बाद इंसान ने इंसुलिन बनाने वाली जीन की मदद से इंसानी जिस्म से बाहर इंसुलिन बनाई और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाए और उसके बाद इंसान इस काबिल हो चुका है कि किसी भी जगह पर डीएनए के किसी भी टुकड़े को काट सकता है, उसकी जगह किसी नए टुकड़े को लगा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट जिसका नाम आयन विल्मट था, जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, उसने क्लोनिंग के जरिए सबसे पहले दुनिया में एक भेड़ बनाई, एक शीप बनाई जिसे डॉली का नाम दिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया 2002 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और इंसान इस काबिल हो चुका कि आज वो जानता है इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले डीएनए में कौन सी जीन्स पाई जाती हैं, कितनी तादाद में पाई जाती हैं, उनका सीक्वेंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत सी अदवायात तैयार कर रहे हैं, वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, इंटरफेरॉन इसकी एग्जाम्पल है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इसकी एग्जाम्पल हैं, एंटीबॉडीज इसकी एग्जाम्पल हैं, एंटीबायोटिक इसकी एग्जाम्पल हैं और इंसुलिन भी इसकी एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम फूड साइंस के मैदान में बहुत सी नई प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। माल्टेड फूड की बात की गई, इसी तरह फर्मेंटेड फूड्स की बात की गई। हमने डिस्कस किया बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कामयाब हो रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी की वजह से डिग्रेडेड लैंड्स की रिवाइवल मुमकिन हो पा रही है, पोल्यूशन पर काबू पाने में मदद मिल रही है। इसी तरह से दूसरे एनवायरमेंटल इश्यूज को रिजॉल्व करने में बायोटेक्नोलॉजी हमारी मददगार है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उससे क्या मुराद है, फर्मेंटेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं और फर्मेंटेशन किन ऑर्गेनिजम्स की मदद से होती है, फर्मेंटेशन की एग्जांपल्स क्या हैं, फर्मेंटेशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। फर्मेंटेशन, डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। आप इसकी डेफिनेशन मुख्तसरन यूं लिख सकते हैं: इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का नामुकम्मल तौर पर टूटना, ब्रेक डाउन होना, इसको हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन का और ये अमल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, 9th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर या किसी जानदार के जिस्म के अंदर दरअसल एक अमल होता है जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस को कहा जाता है। रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 4 9th क्लास में हम डिस्कस कर चुके, इंसानी जिस्म में या किसी जानदार के जिस्म में हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन का अमल होता है, उसकी मदद से सेल अपनी जरूरत के मुताबिक एनर्जी बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये 2 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। रेस्पिरेशन का पहला मरहला ग्लूकोज के टूटने पर मुश्तमिल है। ग्लूकोज 3 कार्बन वाले कंपाउंड में टूटता है जिसे पायरोविक एसिड कहते हैं। पायरोविक एसिड की मुकम्मल ब्रेकडाउन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है।
डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के पहले स्टेप की बात की जाए, इसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, यानी ग्लूकोज का टूटना, और ये कॉमन स्टेप है जो कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में पाया जाता है। अगर हम दूसरे मरहले की बात करें, ये मुख्तलिफ है और ये एरोबिक को एनएरोबिक से अलग करता है और इसकी बुनियाद मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बनने पर है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की नामुकम्मल ब्रेकडाउन होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, पायरोविक एसिड तो बन जाता है, लेकिन पहले मरहले में पायरोविक एसिड के बनने के बाद दूसरे मरहले में इसकी मुकम्मल ब्रेकडाउन नहीं होती है, वो या तो एथेनॉल में तब्दील हो जाता है या लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। इसी बुनियाद पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इसकी दो इकसाम हैं और वो अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद ये बात भी समझ लीजिए, प्रिमिटिव कंसेप्ट की बात की जाए तो फर्मेंटेशन के बारे में सिर्फ ये समझा जाता था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं और इसके अलावा इसका कोई और पर्पस नहीं है। लेकिन अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी का भी अहम किरदार है। डियर स्टूडेंट्स, दरअसल एक साइंटिस्ट था जिसका नाम लुइस पेस्टर था और 1857 में इस साइंटिस्ट ने साइंटिफिक कम्युनिटी को इस बात पर कायल किया कि दरअसल फर्मेंटेशन एक खाली केमिकल चेंज नहीं है, बल्कि फर्मेंटेशन के साथ माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, यानी खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें हिस्सा लेते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सलाहियत है जिसे वो इस्तेमाल करके अपनी नशोनुमा में मदद लेते हैं। जब भी फर्मेंटेशन होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किरदार होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए, फर्मेंटेशन के जरिए अपनी एनर्जी की जरूरियात को पूरा करते हैं और उनकी नशोनुमा का अमल होता है। फर्मेंटेशन की जो दो इकसाम हैं वो मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं और खास माइक्रोबियल ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड हैं। आइए इनकी फर्दर डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन की टाइप्स की बात की जाए तो फर्मेंटेशन की दो टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आपके सामने एक फ्लो शीट डायग्राम मौजूद है। आप इस डायग्राम की मदद से बेसिक मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखिए, ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक एग्जांपल है, चूंकि फर्मेंटेशन में या रेस्पिरेशन में, खा वो एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो या गैर मौजूदगी में हो, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होने की वजह से इसको हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट ही की एक एग्जांपल है जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन या ग्लूकोज फर्मेंटेशन में पहले मरहले में ग्लूकोज टूटता है पायरोविक एसिड में। ग्लूकोज क्या है? ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है और ये टूट जाता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड में। डियर स्टूडेंट्स, इस मरहले को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस दो अल्फाज का मजमूआ है। ग्लाइको का लफ्ज ग्लूकोज के लिए और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है, यानी वो अमल जिसके जरिए ग्लूकोज टूट जाए वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इस मरहले में जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3 कार्बन वाले कंपाउंड में तब्दील हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये पहला मरहला है जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में मुश्तरिक है, दोनों में पाया जाता है। आइए अगले मरहले को देखते हैं। दूसरे मरहले में पायरोविक एसिड टूटता है, एथेनॉल में तब्दील हो जाता है या लैक्टिक एसिड बना देता है या दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स बना देता है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप की बुनियाद पर हम फर्मेंटेशन की दोनों टाइप्स को, जिन्हें अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, आइए समझ लेते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि पहला स्टेप कॉमन है, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरे मरहले से आगाज कीजिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को समझने की कोशिश कीजिए। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरोविक एसिड टूट जाता है एसिटल्डिहाइड में, जो फर्दर चेंजेस के बाद तब्दील हो जाता है एथेनॉल में। इसे इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इजाफी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है।
चूंकि एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल है जिसे एथेनॉल भी कहा जाता है, इस एंड प्रोडक्ट के नाम की बुनियाद पर इस फर्मेंटेशन को हम नाम देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। डियर स्टूडेंट्स, ये किन जानदारों की खासियत है, किन जानदारों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और ये कहाँ होती है, और इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, कहाँ होती है, उसकी मिसाल क्या है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स, ब्रेड प्रोडक्शन, बियर, वाइन, स्पिरिट। सबसे पहले ब्रेड की बात कर लेते हैं। आप डबल रोटी इस्तेमाल करते हैं अपने नाश्ते में, आप ब्रेड के स्लाइसेस इस्तेमाल करते हैं, आप नान इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे बनता है? आटे को खमीर करके बनता है। आटे के खमीर बनने का अमल, आटे के खमीरे आटे में तब्दील होने का अमल दरअसल एक खास किस्म की फंजाई की फर्मेंटेशन की वजह से मुमकिन होता है, और उस फंजाई को हम यीस्ट फंगस का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है जब ये मैकेनिज्म होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से अपनी एनर्जी की जरूरियात को पूरा करते हैं। इस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उस आटे से जब बाहर निकलती है, वो आटा फूल जाता है और हमें खमीर हुआ आटा नजर आता है, और उस खमीर आटे को हम ब्रेड की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, हम नान की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, हम बेकरी आइटम्स की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को इस्तेमाल करके अंगूर से शराब बनाई जाती है, और शराब की मुख्तलिफ शक्लें हैं जिन्हें बियर और वाइन कहा जाता है। इसी तरह से डिस्टिल स्पिरिट के बनाने का अमल ये भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से मुमकिन होता है, जिसमें यीस्ट फंगस किरदार अदा करती है। आइए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप चूंकि कॉमन है, अल्कोहलिक हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आइए दूसरे स्टेप से अंडरस्टैंड करते हैं। पहले मरहले में ग्लूकोज पायरोविक एसिड में तब्दील होता है। पायरोविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये फर्दर चेंजेस के बाद लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए लैक्टिक एसिड जो कि एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, इसी के नाम पर फर्मेंटेशन की इस किस्म को हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। आइए इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को इस्तेमाल करके हम डेयरी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टोरिंग ऑफ मिल्क, मिसाल के तौर पर पनीर बनाने का अमल। ये मुख्तलिफ मिसालें हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। वो कौन से जानदार हैं जो अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में मददगार हैं? आइए देख लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात की जाए तो यीस्ट फंगस की एक एग्जांपल है, और इसकी एक खास किस्म स्कैरोमाइसिस सिरेवेसी, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये इस फंगस का, यीस्ट फंगस का एक स्पीशी का, खास स्पीशी का साइंटिफिक नेम है स्कैरोमाइसिस सिरेवेसी। ये दरअसल मददगार है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। इसी तरह से लैक्टोबैसिलस है, इसी तरह से स्ट्रेप्टोकोकस। ये दो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया की कैटेगरीज हैं जो कि मददगार हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फर्मेंटेशन किसे कहा जाता है, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन क्या है, फर्मेंटेशन के बारे में पुराना तस्वुर क्या था, फर्मेंटेशन के बारे में लेटेस्ट कंसेप्ट क्या है, फर्मेंटेशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है, फर्मेंटेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनके इस्तेमालात क्या हैं, उनकी मिसालें क्या हैं, उनकी वजह कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज के लेक्चर में से बहुत से सवालात बन सकते हैं, फर्मेंटेशन पे डिटेल नोट आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ये सवाल पूछा जा सकता है, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मॉडर्न कंसेप्ट फर्मेंटेशन का किस साइंटिस्ट ने दिया, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है लुईस पैस्चर के बारे में और उसकी डेट के बारे में।
डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम सवालात आपने जहन में रखने हैं। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आज के लेक्चर को तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।